पहले चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे ये मतदान खत्म हो गया है, लेकिन लाइन में लगे हुए मतदाता अभी भी वोट डाल सकेंगे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, पहले चरण के लिए मतदान खत्म हो गए हैं। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो गए हैं, लेकिन शाम 6 बजे तक जो भी मतदाता लाइन पर पहुंच गए थे, मतदान केंद्रों में पहुंच गए थे, अब वो मत डाल रहे हैं। यानी कि 6 बजे के बाद कोई नए मतदाता बाहर से नहीं पहुंच सकेंगे। जो भी परिसर में पहुंच गए थे वो मत डाल रहे हैं। लाइन में लगे हुए मतदाता ही वोट डाल रहे हैं। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर वोटिंग हुई है। फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटें थी, जो कि सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा चरण था। लाइन में खड़े हुए मतदाता वोट डाल रहे हैं। जगह जगह पर हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। टैली देख लीजिए, अपडेटेड फ्रेश टैली आ गई है। 5 बजे तक कहां कितना मतदान हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। बस्तर में 72%, बीजापुर में 41%, चित्रकूट में 73%, दंतेवाड़ा में 67%, जगदलपुर में 65%, नारायणपुर में 62% मतदान हुआ है। यहां भी जुड़ेंगे, तमाम जानकारी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटें, इसके साथ ही बस्तर, छत्तीसगढ़ की 1 सीट और दिल्ली, राजधानी दिल्ली से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। और भारत को लेकर क्या स्टेटस है, 102 सीटों को लेकर क्या अपडेट है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लखनऊ जाएंगे, वहां की भी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से मेरे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, शाम के 6 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो गया है। जो अब परिसर में है वही मत डाल रहे हैं 102 सीटों पर। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा चरण था। क्या अपडेट आई है आपके पास देश भर के राज्यों से, कितना फीसदी मतदान हो गया है? जी नीतीश, शाम 6 बजे तक का जो अभी अपडेट आया है वो ताज़ा आंकड़ा बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। 102 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में कहें तो 3 सीट पे चुनाव हुआ है अभी पहले चरण में बंगाल में, और जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। वहीं अगर सुस्त आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा सुस्त बिहार में नज़र आया है। मतदाताओं में उदासीनता दिखा है वहाँ, और वहाँ सिर्फ 46% मतदान अभी तक हुआ। ये फाइनल आंकड़ा नहीं है नीतीश, हम जैसा कि अभी देख पा रहे हैं चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं 6 बजे उसके मुताबिक अंडमान निकोबार में भी 56% तक वोटिंग हुई। जी कंटिन्यू करें राकेश। नीतीश, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर पहले चरण को देखें तो 102 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने काफ़ी तैयारी की थी, और लेकिन आम जनमानस में जो सुबह तक 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे तक जो रौनक उत्साह देखने को मिल रही थी, शाम ढलते ढलते धीरे धीरे वो वोटिंग से पीछे हटते गए। इसी कारण कई जगहों पर 50% का भी आंकड़ा पार नहीं हुआ। हालांकि चुनाव आयोग कुछ देर बाद जो फाइनल आंकड़े जारी करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि किस जगह पे कितना मतदान हुआ है। जी राकेश, अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए पिछली बार के मतदान को, तो इस बार का मतदान प्रतिशत क्या, अभी भले ही फाइनल टैली नहीं आई है, लगभग उसमें 2 से लेकर 4% का ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो भी बढ़ोतरी होगी और 5% तक भी जा सकती है। अमूमन देखा जा रहा है, जो 2-2 घंटे में जानकारी है, 10 से 12% की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो क्या लगता है, पिछली बार से इस बार आगे निकलेगा मतदान? जी नीतीश, ये सवाल थोड़ा अभी मुश्किल है कि मतदान फीसदी क्या होगा जब तक फाइनल टैली नहीं आ जाता है। हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन 1-2% का जो फासला है ये हो सकता है, क्योंकि हर 5 साल में राजनीतिक परिदृश्य बदल जाती है, और इसके साथ ही जितनी भी राजनीतिक पार्टी होती है या चुनाव आयोग एक कैंपेन चलाती है वोटर्स को प्रमोट करने के लिए, वोटर्स को उत्तेजित करने के लिए, ताकि वो अपने अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान करें। इसके लिए एक कैंपेन चलाया जाता है, जो कि पिछले 5 साल में जो कुछ भी चला है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे पीएम मोदी ने भी अपील की थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचे, और इसके लिए कई स्कीम भी लाया गया, जैसे चुनाव आयोग की ओर से पिंक बूथ बनाया गया,
कई जगह पे बिल्कुल महिलाओं तमाम कोशिशें की गई हैं और विस्तार न्यूज की कामना है, सभी की कामना है कि मतदान बढ़े। आदर्श मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदर्श लखनऊ से तमाम जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। सुबह 7 से शाम 6 तक वोटिंग हुई है और जैसा कि बताया 5 बजे तक के आंकड़े हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 1 घंटे के जो आंकड़े होंगे, फाइनल टैली होगी, वो और साझा की जाएगी। पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में वोटिंग हुई है। आदर्श, कितनी वोटिंग, कहां कैसे हुई, क्या कुछ रहा उमंग, उत्साह और अभी निर्वाचन दल का क्या स्टेटस है, जहां जहां हो गई हैं वहां का मतदान दल जा रहा है, क्या कुछ है, सब कुछ बता दीजिए आदर्श। देखिए रितेश, बिल्कुल अगर हम यूपी की बात करें तो 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो 57.54% है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको सीटवार जिलेवार तरीके से आंकड़े बताऊं तो बिजनौर में 54.68, कैराना में 58.68, मुरादाबाद में 57.65, मुजफ्फरनगर में 54.91, नगीना में 58.05, पीलीभीत में 60.23, रामपुर में 52.42 और तो वहीं सहारनपुर में सबसे ज्यादा इन 8 सीटों में 63.29% मतदान अभी तक 5 बजे तक हुआ है। 6 बजे तक का जो अभी रहा है आंकड़ा, करीब 6 बजे तक मतदान हुए हैं। अब इसके बाद पोलिंग पार्टियां जो हैं जाना शुरू हो गई हैं। अब से थोड़ी ही देर में 6 बजे तक का भी अपडेटेड आंकड़ा आ जाएगा। माना जा रहा है कि 1 से 2% के आसपास इन 8 सीटों में जो मतदान प्रतिशत जारी हुआ है 5 बजे का, उनकी बढ़ोतरी 6 बजे तक के आंकड़ों में हो सकती है। निश्चित तौर पर 60% के आसपास का अनुमान एक्सपर्ट्स ने लगाया था। करीब 60% के आसपास यूपी की इन 8 सीटों पर मतदान हो सकता है और उसी के आसपास का लमसम का जो आंकड़ा है वो बैठ रहा है 57.54 अभी है। अब से 1 से 2% इन 1 घंटों का आंकड़ा भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रतिशत कहा जा सकता है। हालांकि 100% में जितना ज्यादा हो वो बेहतर होता है, लेकिन फिर भी 60% का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल कम नहीं होता है। खासतौर पर इन 9 जिलों की जो 8 लोकसभा सीटें हैं, इन 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों में कई सारे ऐसे प्रत्याशी भी रहे हैं जिनकी साख भी दांव पर है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बता दीजिए उस साख को भी बता दीजिए, हाईलाइटेड सीटों को भी बता दीजिए, उन्हें मत प्रतिशत से रिलेट करके भी बता दीजिए, क्योंकि विस्तार न्यूज आदर्श सिंह किसी भी जानकारी को नहीं छोड़ते हैं। आदर्श, बिल्कुल अगर हम अभी की बात करें तो पीलीभीत से मौजूदा जो माफ कीजिएगा राज्य सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जितिन प्रसाद, और कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, फिलहाल बीजेपी में हैं, वो इस वक्त मैदान में हैं। और पीलीभीत सीट के साथ साथ रामपुर सीट बेहद खास है, क्योंकि रामपुर कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ मानी जाती थी। हालांकि पिछले कुछ समय से वहां पर बीजेपी का दबदबा कायम है, लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान वो आते हैं। तो ऐसे में उस सीट का भी चुनाव दिलचस्प होने वाला है कि आजम खान क्योंकि जेल में है तो उनके परिवार का दबदबा, उन लोगों की साख वहां पर बची है या नहीं बची है, उनके पक्ष में बीजेपी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की साख उनके परिवार पर दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही साथ अगर हम जितिन प्रसाद की बात करें तो पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी में आने के बाद यूपी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एक बार फिर से बीजेपी उनको केंद्र में लेकर शायद जाना चाहती है और इसी वजह से उनको पीलीभीत से सांसद के तौर पर टिकट दिया गया है। हो सकता है कि अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें एक बार फिर से वापस उनके दर्जे पर लेकर जाया जाएगा। इसकी कवायद में बीजेपी लगी हुई है। और इसी के साथ साथ संजीव बालियान जो हैं वो भी इस बार चुनाव मैदान में हैं मुजफ्फरनगर से। तो निश्चित तौर पर ये वो सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि यूपी अपने आप में कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, तो निश्चित तौर पर सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं और हर सीट पर बीजेपी और दूसरे विपक्षी जो दल हैं वो जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वोट उनके पक्ष में कैसे जाए, इस बात की वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश, इस बार ये 3 सीटें इन पहले चरण के 8 सीटों में 3 सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक है। हमारे साथ छिंदवाड़ा से अंचल शुक्ला भी जुड़ गए हैं। अंचल, क्या अपडेट है छिंदवाड़ा के मतदान को लेकर? अंचल, देखिए 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग 74% पहुंच गया था और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो जिला प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि लगभग 84% से ज़्यादा मतदान इस बार हो सकता है। पिछली बार की अगर बात करें तो 82% रहा था। तो ऐसी उम्मीद है कि ये आंकड़ा छूने में सफल होगा छिंदवाड़ा।
और इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे विवेक बंटी साहू, वो अपना अलग दावा कर रहे हैं, 5 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और कमलनाथ जिनका कि गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, वो लगातार कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जनता सच के साथ रहेगी। और इसी आधार पर पूरा चुनाव हुआ और आज 19 तारीख को प्रथम चरण के जब मतदान हुए, इसके बाद ही कमलनाथ अब प्रदेश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए निकले थे। आज वो पिपरिया में भी उन्होंने सभा को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दमोह में थे। तो लगातार जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें गति मिल रही है। अब दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अलग अलग सीटों सहित देश के विभिन्न राज्यों की अलग अलग सीटों पर चुनाव होने हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तो प्रत्याशियों के भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो रहे हैं, आज कैद हो रहे हैं। और इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे, तब ये तय हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो जो नारा था, भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने का दावा था, वो उसमें कितनी सच्चाई थी। या कांग्रेस पार्टी जो 2019 के चुनाव में मात्र 1 सीट पर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करूं तो सिमट कर रह गई थी, तो क्या इस बार वो एक सीट भी उसके हाथ से जाएगी या फिर कुछ और? बिल्कुल बड़ा सवाल है। अंचल आपके पास आऊंगा जानकारी के लिए कि स्ट्रांग रूम की क्या व्यवस्था है, तमाम चाप चौबंद सुविधाएं क्या की गई हैं। लेकिन एक बार फिर से आदर्श का रुख करूंगा। आदर्श, क्या बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्मूथली चुनाव हुआ? जहां जहां इन सीटों पर मतदान था, कोई शांति व्यवस्था तो भंग नहीं हुई? और स्ट्रांग रूम को लेकर क्या प्रोसीजर किया जा रहा है? रिटर्निंग पार्टीज कैसे जा रही हैं? इस संदर्भ में जानकारी, फिर मैं अंचल का रुख करूंगा इसी जानकारी को लेकर। देखिए, बिल्कुल यूपी में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। इसके साथ ही मैं ये कह सकता हूं कि यूपी में स्ट्रांग रूम को लेकर कड़ी व्यवस्था की गई है। ना सिर्फ स्टेट पुलिस बल्कि इनके साथ साथ जो दूसरे पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेज हैं उनकी अलग अलग टुकड़ियों को लगाया गया है। इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम तक ये ईवीएम मशीनें कैसे जाएंगी, किन वाहनों से जाएंगी, इसको लेकर स्थानीय जिला प्रशासन और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस टीम को, पुलिस के कप्तान को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि वहां तक सुरक्षित ईवीएम पहुंच जाए। और इसको लेकर भी व्यवस्था रूट मैप खाका तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही है सरकार की कि ईवीएम और स्ट्रांग रूम दोनों सुरक्षित रहें, सुरक्षित तरीके से पहुंचे। और इसको लेकर फिलहाल जो पूरा चुनाव हुआ है, किसी भी केंद्र से, किसी भी जगह से अभी तक किसी भी तरीके की हिंसा या किसी और तरीके की घटना की सूचना नहीं आई है। कहा जा सकता है कि यूपी की इन 8 सीटों का चुनाव जो है बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। नीतीश, बिल्कुल आदर्श, और ये बड़ी बात है जब पीछे मुड़कर जाया जाता है, देखा जाता है, इतिहास के पन्नों को खंगाला जाता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में ईवीएम की, माफ कीजिएगा, चुनावी पेटियों की लूट हो जाती थी, हिंसा होती थी। और अब वहां बिल्कुल शांतिपूर्वक, वो भी 8 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। अंचल का रुख करूंगा। अंचल, आपने विक्रम आहाके के साथ बात की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन फिर से थाम लिया। विक्रम आहाके के साथ अंचल की क्या बातचीत हुई है, ये सुन लीजिए, फिर छिंदवाड़ा की आगे की बात करेंगे अंचल के साथ। बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे वोट करने के लिए आए हुए हैं और निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी। पहली प्रतिक्रिया आपकी। आज सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करूंगा कि आज सभी लोग मतदान आवश्यक रूप से करें। ये हमारा नैतिक दायित्व है और राष्ट्र धर्म है कि मतदान ज़रूर करें। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने काम किए हैं, हमारे पास नेतृत्व है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले, मोदी जी को इस जनता का भरोसा और विश्वास कायम रहे उन पर, और मुझे भी आशीर्वाद मिले। चुनाव प्रचार में कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं, कोई कमी नहीं। पूरे प्राण से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ने पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशीष दुबे जी, जिन्होंने आज वोट डाला है और अपील की है जनता से भी कि वो भी वोट डालने जरूर आए। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। आप सुन रहे थे आशीष दुबे को, जबलपुर से प्रत्याशी दुर्गेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से विक्रम आहाके को सुन लीजिए, फिर अंचल से बातचीत करेंगे और हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके अभी हमारे साथ में है। बहुत कम उम्र में ये छिंदवाड़ा के महापौर बने थे और इनका ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी की कृपा से ही ये महापौर बने। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि ये लगभग 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में गए। तब भारतीय जनता पार्टी में जाना मजबूरी थी या अब कांग्रेस में वापसी मजबूरी है?
देखिए उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि हमारे नगर निगम के 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में मेरे से पूर्व में ज्वाइन हो चुके हैं। हमारी छिंदवाड़ा की नगर निगम की परिषद अल्पमत में आ गई और कहीं ना कहीं उस समय ऐसा लग रहा था कि महापौर के पद पर किसी प्रकार की कोई दुविधा आ सकती है और पद भी जा सकता है और एक अतिरिक्त चुनाव छिंदवाड़ा की जनता को बीच में झेलना पड़ेगा। और छिंदवाड़ा में विकास कार्य की अभी गति रुकी हुई थी। इन सब कारणों को लेकर मैं गया था, लेकिन जब मैंने निर्णय लिया और उसके बाद देखा कि अंदर से चीज़ें जो अंतरात्मा है वो कह रही थी कि यार जिसकी वजह से आप महापौर बने हो, जिसने कैडर से लेकर मेयर तक आपको सफ़र किया है और आज ऐसी परिस्थितियों में आप अगर उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो आपके अंदर इंसानियत जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि पद भी जाने का डर था। हाँ, निश्चित तौर पर था और अभी भी हो सकता है आने वाले भविष्य में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों, लेकिन किसी ने आपके लिए अगर जीवन में कुछ अच्छा किया है तो आपको लौटाना चाहिए, ऐसी मानवता कहती है, इंसानियत कहती है और आज मैं वही कर रहा हूँ। तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी आपके ऊपर विश्वास करें कि अब आप नहीं डगमगाएंगे? अब चूँकि गलती मेरे से हुई है और अब वो मुझे किस नज़रिए से देखते हैं वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन मैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के प्रति हमेशा लॉयल था और लॉयल रहूँगा। तो ये है महापौर छिंदवाड़ा जो कि कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसे निर्मित हुई और 14 पार्षद पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और अविश्वास की पूरी संभावना थी, छिंदवाड़ा की विकास की गति धीमी पड़ जाती और इन सब चीज़ों की चिंता की। लेकिन फिर मुझे इस बात का ख्याल आया कि कमलनाथ जी ने जिनने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया है और मैं थैंकलेस हूं अगर उनके साथ इस वक्त चुनाव में नहीं खड़ा हूं, इसलिए वापस आए हैं। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी सभी इनकी बात जरूर नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर उनसे एक बार मिलने के लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। अंचल की बातचीत आप सुन रहे थे। अंचल हमारे साथ जुड़े हुए। अंचल, ऐसा क्या जादू हो गया? आया राम गया राम की एक कहावत बनी थी आज से 15-20 साल पहले, ये तो वैसा ही हो गया। क्या ऐसा हुआ जादू कि 3 घंटे पहले ही इन्होंने अपील कर दी कांग्रेस के पक्ष में? नीतीश, इनके बताए अनुसार इनका ईमान जाग गया, जो हर आदमी के अंदर होता है, जो हर सच्चे इंसान के अंदर होता है। उनने अपनी मजबूरी भी बताई कि 14 पार्षद जा चुके थे, अविश्वास हो सकता था, विकास की गति रुक सकती थी और इसके साथ ही एक उपचुनाव से छिंदवाड़ा शहर की जनता को गुजरना पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन वो अपने इस फैसले से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपना फैसला बदला। उन्हें लगा कि जिस आदमी ने उन्हें कैडर से लेकर मेयर तक का सफ़र तय कराया है, वहाँ तक पहुँचाया है, तो उसके लिए थैंकलेस होना ठीक नहीं है, एहसान फरामोशी ठीक नहीं है। और उस वक्त में जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस वो एक एक करके उनसे अपना किनारा कर रही है, ऐसे में वो भी चले गए तो उन्हें लगा कि सही वक्त है लौट आने का और देर आए दुरुस्त आए जैसी बात है। और राजनीति में ये सब तो चलता ही रहता है। कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। गलतियां होती हैं, कम उम्र के हैं, होती हैं और उन्हें एहसास हुआ। अंचल, एक चीज और जानना चाहेंगे। लगभग 84-85% मतदान की खबरें हैं, आप भी बता रहे हैं। पिछली बार का 3% का अंतर घटकर हो गया था यहाँ पर, अगर बात की जाए छिंदवाड़ा की बात की जाए। और अब चूंकि मतदान बढ़ रहा है, आप लगातार सुबह से पूरे छिंदवाड़ा को कवर कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ हवा समझ में आ रही है या कुछ अभी कहना जल्दबाजी होगी? अंचल, देखिए, अभी तो मतदान हो ही रहे हैं, लगभग 6 बज चुका है और मतदान केंद्रों में अब नए लोगों की एंट्री बंद हो गई है। लेकिन जो उस कैंपस के अंदर हैं उन्हें ज़रूर मतदान करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ भी कहना इसलिए जल्दबाजी होगा क्योंकि मतदाता के मन को आप नहीं पढ़ सकते। मतदाता कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसा अभी आपने हाल ही में हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में देखा भी होगा। आंकड़े कुछ कह रहे थे, मुंह कुछ कह रहा था और दिल कुछ कह रहा था, और जब नतीजे ईवीएम से निकले तो वो कुछ और निकले, चौंकाने वाले निकले। तो हम और आप एनालिस्ट तो है नहीं, हम सिर्फ जनता के बीच में और उन्हीं की बात करते हैं, जो उनसे सुनते हैं उसी की बात करते हैं। लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि कौन जीतने वाला है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि मुकाबला बहुत दिलचस्प रहने वाला है। जीत हार का अंतर चाहे जो हो, भारतीय जनता पार्टी जीते या कांग्रेस के नकुलनाथ जीते या विवेक बंटी साहू जीते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जीते चाहे जो भी, लेकिन मुकाबला बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं छिंदवाड़ा के और शांति प्रिय ढंग से मतदान भी हुआ। अंचल, बहुत बहुत शुक्रिया और इस साहसिक पत्रकारिता के लिए, तमाम आयामों को वहां पर विश्लेषण करने के लिए, बारीकी से हर बात पहुंचाने के लिए। अंचल, शुक्रिया आपका। अब मैं रुक करूंगा जबलपुर का, संस्कारधानी का, जहां की लड़ाई आशीष दुबे बनाम दिनेश यादव थी। पिछली बार 4 लाख प्लस वोट से यहां पर
कारनामा हुआ था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और कांग्रेस की हार हुई थी। दुर्गेश, जरा बता दीजिए मतदान को लेकर क्या अपडेट है? विधानसभा बार बताएंगे तो और अपन करीब पहुंच जाएंगे। बिल्कुल नितेश, देखिए जबलपुर लोकसभा सीट पर भी मतदान खत्म हो गया है। 6 बजे के बाद तमाम मतदान केंद्रों में ताले डल चुके हैं। वही लोग वोट कर पा रहे हैं जो अंदर है, लेकिन ये स्थिति शहरी क्षेत्रों में नहीं है, ये स्थिति केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है। जो दिन भर के आंकड़े निकलकर सामने आए वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से मतदाता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा खुलकर सामने आया बनिस्बत शहरी क्षेत्रों में। अब टोटल आंकड़ों की बात करें तो शाम के 5 बजे तक तकरीबन 56% मतदान ही जबलपुर लोकसभा सीट पर हो पाया था, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पनागर, पाटन और बरगी और सबसे ज्यादा सिहोरा, जहां तकरीबन 62% मतदान हो गया था 5 बजे तक। अब 1 घंटे का वक्त जो मैं मानता हूं, मेरा जो अनुभव है, 1 घंटे जो अंतिम 1 घंटा होता है उसमें तकरीबन 10% मतदान का इजाफा होता है। यानी इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल जबलपुर लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 64 से 65% मतदान होगा। अब ये 2019 की तुलना में जरूर कम है, क्योंकि 2019 में 69.63% जो है वोट हुआ था, यानी तकरीबन 70% मतदान हुआ था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जरूर 3 से 4% का यहाँ पर कमी देखी गई है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए मतदाता जागरूक भी होता है, या यूं कहें कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोगों को घरों से निकालकर बूथ तक लाने में सफल होते हैं, और यही वजह है कि अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे कि जीत हार का अंतर। देखिए तकरीबन 18,94,000 मतदाता है, यानी कि तकरीबन 19 लाख मतदाता है। एवरेज हम निकाले तो 65% भी अगर मतदान होता है तो तकरीबन 13.5 लाख मतदाता वोट करते हैं। अब 2019 में जीत का जो अंतर था वो 4,84,000 तकरीबन था। अब ऐसे में इस बार जब 13 लाख 13.5 लाख वोट गिरे हैं तो फिर इसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो जो उम्मीद हम कर रहे थे या जो उम्मीद बीजेपी कर रही थी, जिस तरीके से लगातार कैंपेन के दौरान बीजेपी के तमाम नेता कर रहे थे कि हमें कार्यकर्ताओं को जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ाना है, जो वोट का अंतर है उसे हमें और ज्यादा ले जाना है। अब जब वोट प्रतिशत ही ज्यादा नहीं हो पाया तो फिर जीत का अंतर और ज्यादा कैसे हो पाएगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, समीक्षा करने वाली बात है राजनीतिक दलों की। दूसरी बात, अब हम तुलना करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी चुनाव प्रचार में कांग्रेस से कहीं ज्यादा दुर्गेश रोकूंगा। आप जैसा कर्मठ रिपोर्टर लगातार डटा हुआ था। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, हर पन्ना हर बूथ, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर फोकस बढ़ाया, चूंकि संस्कारदानी गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी बूथ पर जोर देने की बात कर रही थी। तो क्या इन प्रयासों का भी कुछ प्रतिफल देखने को मिला है, या फिर जैसा मतदान, जैसा पब्लिक चाह रही थी उसी अनुसार ही मत प्रतिशत हो रहा है? ईवीएम में कैद कर दिया है। अब हम ये समीक्षा कर सकते हैं, चर्चाओं पर बात कर सकते हैं। तो हुआ भी यही। देखिए जबलपुर लोकसभा सीट पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार का अभियान चलाया गया उसमें 2 बातें, 2 तरीके अपनाए गए। जहां बीजेपी स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जबलपुर में रोड शो किया तकरीबन 2 किलोमीटर का। अब इस रोड शो की तुलना में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कोई भी स्टार प्रचारक जबलपुर नहीं आया, यहां तक कि राहुल गांधी भी नहीं आया। जीतू पटवारी की भले ही 2 सभाएं हुई, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं था कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास था एक, उसने जो अभियान चलाया, 1 वोट और 1 नोट। इस अभियान के तहत जरूर कांग्रेस ने थोड़ी सी जनता की जो दर्द महसूस किया होगा, या जनता का थोड़ा सा प्यार उन्हें मिला होगा। तो यही एक बात है जो कांग्रेस जोर से कह रही है कि हाँ, हम 1 वोट 1 नोट के अभियान के जरिए जनता तक पहुंचे, जनता की सहानुभूति भी हमें मिली है। लेकिन अब फाइनली तो यह है कि 4 जून को किसके घर से नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है। ठीक है दुर्गेश, आता हूं आपके से फिर बात करता हूं। जुड़े रहिए, बने रहिए, सीधी चलेंगे। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल, जो कि बड़ा चेहरा है, मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव में हार के बाद यहां से खड़े हुए हैं, और राजेश मिश्रा फ्रेश चेहरा है। और एक और चेहरा अजय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके उतरे हैं। तो सीधी का हाल जान लेते हैं। बताइए विवेक, सीधी का मतदान प्रतिशत विधानसभा बार बताइए। नितेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत जो रहा वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह शुरुआत में भीड़ जमी, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, और इसके बाद धीरे धीरे वो जो भीड़ थी वो कम हुई। जैसे जैसे धूप बढ़ना शुरू हो गई, लोगों का आना जाना भी कम हुआ। और क्योंकि लाइन जो शुरू में कतार देखी गई वो कतार दोपहर के बाद थोड़ा कम होने लगी, लेकिन जैसे ही शाम ढली, शाम ढलने के साथ एक बार फिर लोगों की भीड़ देखी गई। लोग इस महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में
आहुति देने के लिए लगातार जिस तरह अंतिम में देखे गए लाइन के साथ देखे गए वो भीड़ देखी गई। इसका एक प्रमुख कारण ये रहा कि जो सीधी का क्षेत्र रहा जहाँ पर मतदान प्रतिशत थोड़ा कम हो पाया, इसका एक प्रमुख कारण ये रहा कि धूप के साथ साथ जो यहाँ का एरिया है, यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं की खेती का इस समय कटाई और गहाई का समय है, जिसके कारण भी ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा शादियों का सीजन रहा, इसके चलते भी लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में चले जाने के कारण भी थोड़ा मतदान प्रतिशत कम हुआ। तो इस कारण से, क्योंकि सीधी संसदीय सीट में लगभग 8 विधानसभा सीटें आती हैं और 3 जिले आते हैं, जिसमें सीधी, सिंगरौली और एक सीट शहडोल की आती है। तो मतलब 3 जगह की 3 जिलों की सीट इसमें 8 सीटें हैं। 51%, मात्र 51%, 5 बजे तक का हम ये टर्नआउट बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, काफी कम समझ में आया। क्या प्रचार प्रसार के दौरान इस तरह से एंगेज नहीं कर पाए, तमाम चीजें क्या नहीं ऐसी वजह रही, आप जरा उसका विश्लेषण करिए। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रफुल्ल तिवारी मंडला से जुड़ गए हैं विवेक, तब उनके पास चलते हैं, आपके पास फौरन इसी सवाल को लेकर हाजिर होंगे। प्रफुल्ल जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रतिष्ठा दांव पर है। ओमकार सिंह मरकाम जो उभर रहे हैं, उभरता हुआ चेहरा है मंडला पर, आदिवासी वर्ग के बीच पॉपुलर हो रहे हैं, इनके बीच लड़ाई रही, कितना मत गिरा, क्या कुछ हुआ तमाम विधानसभा बार? अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 68.31% पूरे मंडला जिले की, जो पूरे मंडला लोकसभा की जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं विधानसभा वार, तो बिछिया में 68.14, डिंडौरी में 71.51, गोटेगांव में 62.06, केवलारी में 70.41, लखनऊ में 69.60, मंडला में 68.33, निवास में 70.59 और शहपुरा में 64.83% वोटिंग हुई है, जिसमें जो ट्राइबल क्षेत्र है वहां पर ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल, ट्राइबल क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। और अगर बात की जाती है मंडला की बात की जाती है, बालाघाट की बात की जाती है, तो इनमें महिला वोटर्स की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। प्रफुल्ल जी बिल्कुल, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा रहती है, वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर सामने आती हैं। इसके पहले हमने दिखाया कि जो वोटरों की लाइन थी उसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली थी। यही कारण है कि महिलाएं आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। विवेक के पास चलूंगा। विवेक, स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं और जो अभी मतदान क्या चल रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप मतदान केंद्र में ही खड़े हैं, क्या अभी मतदान चल रहा है और स्ट्रांग रूम को लेकर आगे की क्या प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया, जरा उसे भी बता दीजिए। रितेश, मैं बताना चाहूँगा कि मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है और गेट बंद हो चुका है। अब मतदाताओं का आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उसके बाद भी लोग आए हैं जिन्हें वापस कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम की अगर बात करें तो अब मशीन ईवीएम को क्लोज़ कर दिया गया है और पीछे अभी हम अंदर से ही आए हैं, हमने वीवीपैट और ईवीएम मशीन को देख कर आए हैं, उसे क्लोज़ कर दिया गया है। और लगभग जिस पोलिंग बूथ पर हम खड़े हैं यहाँ पर 51% वोटिंग परसेंटेज रहा है, यानी कि अब मतदान यहाँ से पूरी तरह पूर्ण हो चुका है और मतदाता अब पूरी तरह मतदान कर चुके हैं। और इस सीधी संसदीय सीट के अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग पोलिंग बूथ पर लगभग 2332 पोलिंग बूथ हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब जो मतदान कर्मी हैं वो आगे की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह बहुत सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए यह मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। और सुरक्षा जिस तरह चौक चौबंद रही है, तो पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से अगर कहें तो सीधी संसदीय सीट का यह मतदान आज का कंप्लीट हुआ है। ठीक है। विवेक, प्रफुल्ल, आप दोनों जुड़े, आप दोनों ने मंडला की जानकारी दी, सीधी की जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर जुड़ेंगे ताजा अपडेट्स के साथ। 5 बजे तक का टर्नआउट हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की आप सीटों को देख लीजिए, जो जंग कहां थी, सब कुछ विस्तार न्यूज आपको बता रहा है। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़। यहां पर कवासी लखमा की
मजबूत दावेदारी के सामने भारतीय जनता पार्टी से महेश कश्यप थे। दोनों ने ही अपने दंभ भरा। उन्होंने कहा कि हम जीतने की तरफ हैं, जनता वोट देगी। कवासी लखमा और महेश कश्यप से बातचीत जब हुई हमारी सहयोगी की, उन्होंने अपना क्या क्या दावा किया वो जान लीजिए। फिर वोटिंग टर्नआउट और वोटिंग कितनी हुई उस पर अपने सीधे रिपोर्टर्स का रुख करेंगे और सीधा आपको तमाम जानकारी देंगे। बस्तर के चारों तरफ जो है मतदाता लाइन में खड़े हुए हैं और लाइन में खड़ के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हम कवासी लखमा जी के बंगले पे हैं, यहाँ पे इनसे बात करेंगे कि क्या क्या चल रहा है। मतदान हो चुका है आपका, क्या लग रहा है अभी आगे यहाँ से क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? मेरा बस्तर में दंतेवाड़ा जाऊंगा, चित्रकूट लोंडीगुड़ा जाऊंगा, जगदलपुर जाऊंगा, क्योंकि मेरा मतदाता भाई लोग को थोड़ा सेरा दिखाने से बहुत खुश होंगे। तो इसलिए पूरा मन बना चुका है। आज तक कितना वोट में नहीं जीता, उतना वोट में मैं जीतूंगा। मैं यहाँ के आदिवासी लोग मेरे को दादी के नाम से, लखमा दादी के नाम से फेमस हूँ। उन्हीं लोग रखे नाम, प्यार मोहब्बत मिलता है, अभी में मिल रहा है। बिहार के लोग भी रहते हैं बस्तर में, हमारा लोकसभा में, और राजस्थान के लोग रहते हैं, और तुम्हारा यूपी के लोग रहते हैं, केरला के रहते हैं, तुम्हारा आंध्रा तेलंगाना के लोग रहते हैं। उनके माँ बाप खत्म होने से पहुंच नहीं पाते हैं, और आवाजाज होगा, रेलवे होगा, सबसे पहले पहुंचेंगे। तो इसलिए रेलवे दंतेवाड़ा में हो, आवाजाज उतरे, कोंडागांव हो, जगदलपुर बड़ा एयरपोर्ट हो, इसका लड़ाई मेरा पहला हो। तो क्या बस्तर में मोदी का लहर काम नहीं करेगा दादी के सामने? 10 साल में कुछ किया तब तो चलेगा यार। 10 साल में कुछ फूटी कोड़ी नहीं दिया, क्या होगा? जिस गांव में आमा बाल छोटे आमा बाल में आया था, वहां भी कांग्रेस लीड होगा। तो क्या लग रहा है आपको कि बस्तर जो है दादी कितना आगे बढ़ेंगे? बहुत आगे। आप स्वयं देख रहे हैं जिस प्रकार से मतदाताओं में भारी उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और कहीं ना कहीं इन देश का भविष्य, गांव का भविष्य और क्षेत्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। और इसलिए उन्होंने अपना व्यस्त समय निकाल के मतदान करना है और भारी भीड़ भाड़ लगा हुआ है और भारी उत्साह के साथ मतदाताओं को देखा जा रहा है। कवासी लखमा कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कहीं भी मुकाबले में नहीं है। वही कवासी लखमा है जो 2000 करोड़ का शराब घोटालेबाज, वही कवासी लखमा है जो एक कांग्रेस का पीढ़ी को शहादत होने के बाद वहां से बच के नक्सली क्षेत्र में चुनाव जीतता है। तो इसलिए हमारा जीत सुनिश्चित है और बस्तर के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार से उत्साह है, मेरे जैसा गांव गरीब किसान का बेटा को बस्तर लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है और मैं भारी बहुमत से हमको जिता के भेजेंगे। और कवासी लखमा जिस अपने आप को अजय बताता है, उनको अब पता चलेगा चुनाव क्या होता है और अब भविष्य में उनको राजनीति करने से सोचना। पहली बार मेरे जैसा गांव गरीब किसान का बेटा को प्रत्याशी बनाया गया, उससे लोगों में उत्साह है, आम वोटर से उत्साह है, इसलिए भारी बहुमत से जीतेंगे और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। क्या एक पूर्व सरपंच, पूर्व मंत्री को हरा देगा? आप देखते रहिए परिणाम क्या होगा। और हमारे एक मंडल अध्यक्ष दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष हरा सकता है, वर्तमान सांसद करा सकता है, जो मैदान में भाग सकता है। कवासी लखमा हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकेगा, वही क्योंकि ऐसे भी घोटालेबाज, शराब घोटालेबाज कवासी लखमा को बस्तर के लोगों ने पहचाना है। उनके बयानबाजी से हमारे पढ़े लिखों को अपमानित हो रहा है, इसलिए पढ़े लिखे लोग तय किए हैं उनको। बात कर रहे थे हम बस्तर की। दोनों ही प्रत्याशियों ने क्या अपना दावा किया था, वादा किया था, वो आपने सुन लिया। बस्तर संभाग के हृदय स्थल जगदलपुर से हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी सीधा जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अनमोल, बताइए कितना वोट हुआ? दोनों ही प्रत्याशियों की अपील, वोट, दोनों के दावे कितना वोटिंग में इंपैक्ट ला पाए? देखिए, बस्तर में नीतीश 11 प्रत्याशियों के जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गए हैं। शाम के 5 बजे तक जो है शहरी इलाकों में वोटिंग हुई और 3 बजे जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में वोटिंग हुई। वोटिंग की तैयारियां अच्छी थी। जो हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे संवेदनशील क्षेत्रों में जो मतदान दल, वो भी अब जो है स्ट्रांग रूम के तरफ जो है रुख कर रहे हैं। और शहरी इलाकों से भी जो है, देखिए अभी अब मैं खुद जो है एक आदर्श मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ भी जो है अभी जो मतदान दल की टीम है वो अभी डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में लगी है, तो कुछ ही देर में यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे स्ट्रांग रूम के। अब आते हैं, देखिए बस्तर के चुनावी समीकरण पे बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि महेश कश्यप और दादी यानी कि कवासी लखमा देखिए चुनाव से ठीक पहले
बहुत सारे उनके बयान सामने आए, विवादों में घिर गए, प्रधानमंत्री को लेकर के आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से भाजपा लगातार हमलावर थी। लेकिन जब आज वो वोटिंग करने गए थे तो साफ तौर पे वो एकदम आश्वस्त नजर आ रहे थे कि बस्तर का जो रण है, चुनावी रण है, वो जीतने जा रहे हैं। वहीं महेश कश्यप के साथ हमने जब बात किया तो उन्होंने दावा किया कि गांव गरीब और किसान का बेटा मैं हूं, भाजपा ने एक सामान्य से छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये, अनमोल, जो दोनों ने जनता दावा है, किया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को अगर देखा जाए 5 बजे तक 63.41% मतदान हुआ है। 1 घंटे और है, यानी जहां भी आप शहरी क्षेत्र में खुद खड़े हैं मतदान हो रहा होगा, जो संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। तो देखा जाए तो पिछली बार 66% मतदान हुआ था, इस आंकड़े को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है ये जो नया वोटर टर्नआउट है। अनमोल, देखिए नितेश, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। 5 बजे तक ही जो है बस्तर के शहरी इलाकों में भी वोट डाले गए हैं। 5 बजे जो है वो वोट है वो संपन्न हो चुका है। एक अनंतिम आंकड़ा जो है वो आया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो कि 63.कुछ% है। हालांकि अनंतिम है, यानी कि इसको जो है चुनाव आयोग अभी जो है और अपडेट करेगा। तो हो सकता है कि 66, 67, 68 इन्हीं के लगभग जो है पिछले लोकसभा चुनाव के तुलना में ही लगभग जो है इस बार भी प्रतिशत रहेगा। हालांकि ये इस बार एक अच्छी चीज ये देखने को मिली कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जैसे नारायणपुर की बात कर ले, चाहे हम कोंटा की बात कर ले, चाहे हम कोंडागांव की बात कर ले, इधर वोटिंग अच्छी हुई है। सामान्य रूप से 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है इन इलाकों में। तो कहा जा सकता है कि नक्सल इलाकों में भी इस बार जो है वोटिंग अच्छी हुई है। लोगों में काफी जागरूकता थी वोटिंग को लेकर के। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग शामिल हुए हैं। अब जो है 4 जून पर नजरें टिकी हुई है नितेश, क्योंकि बस्तर वही इलाका है जहां एक चीज और अनमोल बताइए, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं को लेकर संक्षिप्त में बताएंगे, फिर आगे चढ़ेंगे। बड़ी खबर आई है छत्तीसगढ़ से, ओडिशा बॉर्डर से। अनमोल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और स्ट्रांग रूम्स को लेकर। जी देखिए, एक प्रोसीजर होता है नितेश, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अब जो है मतदान खत्म हो चुका है। मतदान के बाद जो है 1-2 घंटे का समय लेते हैं मतदान कर्मी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रक्रिया होती है, एक सील लगाया जाता है ईवीएम में, वीवीपैट में। अब उसको जो है यहाँ से कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है अब चालू हो चुकी है। तो प्रक्रिया चालू हो गई है और बहुत ज्यादा फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। तमाम सुरक्षा अधिकारी तैनात है और हमारे सहयोगी भी तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 बजे तक का जो था वो मेजर अपडेट भी बता दिया। अनंतिम आंकड़े, फाइनल टैली जल्द ही आएगी और कितना प्रतिशत मतदान हुआ वो सब कुछ जानकारी आपको विस्तार न्यूज में मिलेगी। तो ये थी तमाम जगहों की स्थिति, कहां कितना मत प्रतिशत 5 बजे तक का था, क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, क्या सियासत थी, सब कुछ हमने आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर बड़ा हादसा हुआ है। महानदी में नाव टूटने से 50 से 60 लोगों के डूबने की खबर आई है। ओडिशा के पत्थर सेनी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। लोगों को बचाने के लिए पत्थर सेनी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ज्यादातर छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो डूबने वाले हैं। हमारे सहयोगी रवि मेरी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए सीधा उनसे जुड़ेंगे और जो भी इस मामले पर अपडेट है वो आपको बताएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, बिलखते रोते परिजनों की जो परेशान हो गए नाव टूटने के बाद। बच्चे, माएँ, बूढ़े सभी परेशान हैं। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है, कितने लोगों को निकाला गया, क्या कुछ खबरें आई हैं? नितेश, एक दुखद खबर आई है। एक महिला की इसमें मौत हो चुकी है, उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि 7 लोग अभी भी लापता है, यानी कि डूब गए हैं। उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। अब तक उनको ढूंढ नहीं पाई है टीम, लेकिन अभी राहत की बातें है कि इसमें जो 45 लोग थे, इसमें से 30 से 35 लोगों को बचा लिया गया है। ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन जो 7 लोग डूबे हैं उसमें से 4 महिलाएं और 3 बच्चे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग तैर नहीं सकते थे वही लोग इस नाव के घटना के बाद नदी में डूबे हैं और उनके तलाशी अभियान अभी जारी है। और एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि जो 45 लोग इस नाव में सवार थे उसमें से ज़्यादातर लोग रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र के रहने वाले थे और ये सभी मंदिर दर्शन करने गए थे। और जो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो इलाका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में पड़ता है और रोजाना यहाँ श्रद्धालु नाव से रायगढ़ रिपोर्टर अश्विनी जुड़ गए हमारे साथ। रवि, रोकना चाहूंगा आपको। अश्विनी, ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है, क्या तमाम ताजा जानकारी सामने आई है? देखिए, जो जिला प्रशासन की टीम है उड़ीसा सरकार की वो यहाँ पर पहुंच गई। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हैं और राहत और बचाव कार्य वो लगातार जारी है। 7 लोगों की लापता होने की खबर सामने निकल कर आ रही है और जिसमें 7 लोगों की लापता होने की खबर और एक महिला की जो मौत हो गई है। 4 बजे की करीबन घटना है और जो घटना स्थल है वो उड़ीसा का झारसुगुड़ा जिला है और जो मंदिर दर्शन करने गए थे जो आए थे लोग वो बरगढ़ जिला का इलाका है। अश्विनी, क्या लापरवाही सामने आई है? क्या यहाँ ब्रिज नहीं था? रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति को लेकर भी जानकारी दीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने वहां चाक चौबंद सुविधाएं दी गई हैं, ये कहाँ गए थे, सब कुछ बता दीजिए क्योंकि आप वहां पहुंच गए हैं मौके स्थल पर। जी, ये जो लोग हैं रायगढ़ के अंजोरीपाली गांव खरसिया से आए हुए थे। यहाँ पत्थर से नहीं, जो बरगढ़ जिला में स्थित मंदिर है दर्शन स्थल, वहां दर्शन करने गए थे। नदी में नाव पार करके लोग वहां दर्शन करने जाते हैं और ये लोग 45 के करीबन लोग यहाँ दर्शन करने पहुंचे थे। जब लोगों से बातचीत करे तो लोग बता रहे थे कि 45 जब लोग नाव में सवार हुए तो नाव में पानी भरने लगा, लोग मना करने लगे। उसके बाद जो नाविक है वो उसने 5 लोगों को और बैठाया, साथ ही 2 मोटरसाइकिल ले लिए, जिसके कारण नाव धीरे धीरे नदी में डूबने लगी और फिर नाव। ठीक है। तमाम जानकारी के लिए अश्विनी शुक्रिया और आपका भी रवि शुक्रिया। वक्त कम है लेकिन खबरें बहुत ज्यादा हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए विस्तार न्यूज, बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।